नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो अक्षय है तेजी क्वेश्चन मार्क, इसमें आपका स्वागत है। और ये शो इसलिए क्योंकि अक्षय तृतीया का मौका है और इस मौके पर हम आपको ये बताएंगे कि आमतौर पे गोल्ड के बारे में आपने बहुत सारी चर्चाएं सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको ये बताएंगे कि क्या सोने की ये तेजी अक्षय है, मतलब जिसका क्षय नहीं होता है, जो कम नहीं होता है, इसलिए हमने नाम दिया क्या अक्षय है तेजी। मतलब क्या गोल्ड की ये तेजी कम नहीं होने वाली है, क्या ये गोल्ड की तेजी लंबे वक्त तक टिकने वाली है, और अगर हाँ तो क्या इस भाव पर भी गोल्ड में पैसा लगाना चाहिए, या दाम बहुत बढ़ गए हैं, अब यहाँ से उस रफ्तार की उम्मीद नहीं है जो रफ्तार हमने पहले देखी है। इसी पर हम डिटेल में बात करेंगे और साथ ही हम ये बात करेंगे कि अक्षय तृतीया के मौके पर अगर आप गोल्ड खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, अगर आप ज्वेलरी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको अपने लेवल से क्या तैयारी करनी चाहिए। अगर आप ज्वेलरी खरीदते हैं तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए, अगर आप डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं तो आपके पास कितने सारे ऑप्शन हैं, अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं तो आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए। इन तमाम मुद्दों पर हम डिटेल में बात करेंगे। और बातचीत के लिए आज हमारे साथ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 6 एक्सपर्ट इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। और बड़ी बात यह है कि सारे के सारे एक्सपर्ट स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ सैयद मेहरा साहब हैं जो कि चेयरमैन हैं जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के। हमारे साथ सुरेंद्र मेहता साहब हैं, सेक्रेटरी हैं इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के। अजय केडिया हमारे साथ हैं जो कि एमडी हैं केडिया कमोडिटी के। हर्षल बारोट को आप देख पा रहे हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं साउथ एशिया मेटल फोकस के, ग्लोबल मार्केट पर अच्छी पकड़ रखते हैं। हमारे साथ गजल जैन है, फंड मैनेजर क्वांटम एएमसी की, फंडामेंटल पर बहुत गहरी पकड़ है इनकी। और साथ ही रिटेल का जो सेंटीमेंट है उसको बताने के लिए हमारे साथ कुमार जैन साहब हैं उमेदमल तिलोकचंद के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस चर्चा में। और चर्चा का श्री गणेश, सैयद मेहरा जी आपके साथ, चूँकि आप सब हमारे स्टूडियो में आए तो सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब वक्त पे पहुंच गए, यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि जो हमारी टैगलाइन है आज की कि क्या अक्षय है तेजी, तो आप क्या कहेंगे? सोना अक्षय है तेजी, इसमें कोई सवाल नहीं है। अच्छा, सोना तेज है। अच्छा, जब आप 2003-4 से देखेंगे तो 5,000 5,500 का भाव 11x सोना अभी बढ़ गया है। 62,500 के भाव हैं। जब भी पिछले साल सोना 50,000 के आसपास था, 22% की तेज़ी सोने के अंदर देखी गई है। और मुझे लगता है कि ये जो माहौल है तेज़ी का, ये आगे भी चलता रहेगा। अभी भी जो सोना खरीदेंगे जो कस्टमर्स अक्षय तृतीया के दिन, उन्हें भी अगले साल का अगर अक्षय तृतीया गिनो तो कम से कम 10 से 12% की तेज़ी मिनिमम इस टाइम पर मिलनी चाहिए। जो बाकी शेयर मार्केट है या दूसरी मार्केट से ज़्यादा रिटर्न्स सोने के अंदर और ज्वेलरी के अंदर कस्टमर्स को मिली है, इन्वेस्टमेंट रूप से भी। और चाहे वो कोई ज्वेलरी खरीदने जाए तो भी ये धीरे धीरे लोगों का ट्रस्ट अभी जेम एंड ज्वेलरी और बुलियन के ऊपर बढ़ता जा रहा है। और ये चीज़ आने वाले टाइम के अंदर भी अच्छी रिटर्न्स देंगी जो बाकियों से बेटर होंगी। अपने पोर्टफोलियो के अंदर 10 से 15% गोल्ड हर कोई एक हाउस होल्ड को रखना चाहिए, जिससे ग्रोथ भी होगी और आगे सिक्योरिटी भी मिलेगी। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि इसमें कोई सवाल नहीं है और आपने पूरी जो है हिस्ट्री बता दी कि गोल्ड कब किस भाव पर था और किस तरफ से बढ़ा है। तो आपने जब हिस्ट्री बताई है सर, तो मेरा भी धर्म बनता है कि मैं भी कुछ आंकड़ा आपको दिखाऊं, बताऊं। हमारी टीम ने भी बहुत महत्वपूर्ण रिसर्च के आंकड़े कुछ निकाले हैं। 6 मई 2019, मतलब 2019 में 6 मई को अक्षय तृतीया की तारीख थी और उस दिन गोल्ड का भाव था 31,563 रुपये। 24 अप्रैल 2020 को भाव था 46,527 रुपये और 14 मई 2021 को भाव था 47,676 रुपये और 3 मई को 50,800 के ऊपर, 22 अप्रैल को 2022 में 60,000 और उसके बाद तो आपकी कहानी हम सबके सामने है। लेकिन अब मेहता जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि हमारा मकसद ये है इस शो के जरिए लोगों को बताना, क्योंकि देखिए शुभ मुहूर्त है अक्षय तृतीया, इसमें कोई डाउट नहीं है, लोग गोल्ड खरीदते हैं। लेकिन कई बार ये होता है कि ऐसा ना कि भावना में आप बह जाएं कि नहीं अक्षय तृतीया का मौका है, शुभ मौका है, अब खरीद ही लो। टोकन बाइंग अपनी जगह है, शुभ मुहूर्त के तौर पर बाइंग अपनी जगह है, लेकिन एक लॉजिकल बाइंग, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बाइंग, वो करना अभी जस्टिफाइड है क्या इस भाव पर, इस उम्मीद में कि आगे भी 15-20% का रिटर्न मिलेगा? देखिए मृत्युंजय जी, हमें ये कोई इक्विटी नहीं है कि आप किसी की कंपनी की परफॉर्मेंस पे चलेंगे। हमें यहाँ पे क्या देखना है, हिस्टोरिकल डेटा गोल्ड के क्या बताते हैं।
आपको हिस्टोरिकल डेटा पे चलना पड़ेगा। यहाँ कोई कंपनी नहीं है कि आप उसकी परफॉर्मेंस या मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस के ऊपर या उनके प्रॉफिट के आंकड़ों के ऊपर चलेंगे। हिस्टोरिकली गोल्ड ये कहता है कि पिछले मैंने अक्षय तृतीया का 18 साल का आंकड़ा देखा है, पिछले 18 से 19 साल में 1000% रिटर्न दिया है। 22 अप्रैल 2004 को गोल्ड का दाम 5810 ग्राम था और आज हम 62,000 के आसपास गोल्ड का दाम देख रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 1000% रिटर्न दिया है। तो मैं तो हिस्टोरिकल डेटा के बेस पे चलता हूं और हिस्टोरिकल डेटा ये बताते हैं कि गोल्ड का इन्वेस्टमेंट सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट होता है। और जैसे कि मेरे सहयोगी संयम जी ने भी बताया कि आपको आपके पोर्टफोलियो के अंदर कम से कम 15% गोल्ड अवश्य रखना चाहिए और मेरे ख्याल से इससे बेहतरीन हेज अगेंस्ट अदर एसेट क्लास नहीं है जो हम पिछले कोविड में, जियोपॉलिटिकल टेंशन में या अन्य जितनी भी 2008 की जो मंदी हमने देखी थी, इन सारे सिचुएशन में हम ये सारी चीज़ें देख चुके हैं कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, अगेंस्ट अदर एसेट क्लास, अगेंस्ट जितने भी प्रकार की मंदियाँ हमने देखी है किसी भी कारण से, उन सब में ये सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। तो यस, अक्षय है तेजी, बिल्कुल तेजी है। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं, क्वेश्चन मार्क हटा दें सर। लगाया हुआ है। मैं तो कहता हूं कि गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए और गोल्ड का रिटर्न आप 1 साल, 2 साल, 3 साल मत देखें, आप गोल्ड के रिटर्न को 7 से 10 साल के हॉरिजन में देखें। आपको डेफिनेटली इसके अंदर एक बेहतरीन रिटर्न मिलेगा, जो रिटर्न मेरे हिसाब से किसी भी जो दूसरे एसेट हैं उनके मुकाबले में बराबरी का रिटर्न आप। अच्छा, आप कह रहे हैं कि पोर्टफोलियो में गोल्ड होना चाहिए, लेकिन देश की महिलाएं कहती हैं कि पोर्टफोलियो तो छोड़ो, घर में होना चाहिए गोल्ड, है ना, उनके पास गोल्ड होना चाहिए। ठीक है अजय जी, अब आप तो सर चार्ट पे बहुत गहरी पकड़ रखते हैं, आप जरा बताइए कि क्या इस अक्षय तृतीया को सिर्फ एक शुभ मुहूर्त के तौर पर नहीं, बल्कि अगर किसी की लंबी प्लानिंग है इन्वेस्टमेंट की, उस लिहाज से भी 60 के आसपास बाइंग करने में कोई रिस्क नहीं है? नमस्कार। डेफिनेटली मिथुन जी, अगर हम बात करें सोने की और कंपेयर करें इक्विटी मार्केट से भी, तो जिस ढंग से अभी मैंने कुछ डेटा देखा था 15 साल के अंदर, अगर हम सेंसेक्स की बात करें करीबन 280% का हमने जंप आते हुए देखा, लेकिन सोने में लगभग 390%। तो कहीं ना कहीं लॉन्गर टर्म में अगर हम जाते हैं तो सोना बाकी एसेट क्लास के मुकाबले काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है। साथ में पिछले 10-12 साल में हमने देखा सोने के इन्वेस्टमेंट के रूप बदले, जिसकी वजह से लोगों का अट्रैक्शन सोने में बढ़ता हुआ दिखाई दिया। पहले हम देखते थे खाली फिजिकल मार्केट, बट अब डिजिटल मार्केट के थ्रू भी हम गोल्ड बाय कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि गोल्ड में जब भी निवेश करना है थोड़ा लंबा समय लेके चलना चाहिए। जैसे 2008 में हमने देखा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, तब सोने ने 5 साल कंटिन्यू कंसिस्टेंट रिटर्न दिए। तो मुझे लगता है 60,000 का जो लेवल है मे भी पॉसिबल है, अगर जो वॉलिटिटी है उसमें 1,500 रुपया ऊपर नीचे होगा। लेकिन अगर आपका व्यू 3 से 5 साल या 10 साल का व्यू लेकर जनरली लिया जाता है, तो मुझे लगता है कि 60,000 का लेवल भी सोने के लिए काफी बेहतरीन है। और अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, सोने ने जब भी रैली की है तो कम से कम 3 से 4 साल 5 साल कंटिन्यू वन साइड चला है। तो आई थिंक 60,000 भी काफी अच्छे लेवल्स है। यहाँ पे थोड़े लंबे समय के लिए 3 से 5 साल की अवधि के लिए निवेश किए तो अच्छे डबल डिजिट रिटर्न मिलते हुए दिखाई देंगे। ओके, तो आप भी कह रहे हैं कि ये मतलब 3 लोगों ने अब तक ये राय दी है कि गोल्ड में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आंख मूंद कर गोल्ड में पैसा लगाएं, निवेश करें, आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। लेकिन हर्षल, मैं अब आपसे पूछना चाहता हूँ, चूँकि आप ग्लोबल मार्केट के सेंटीमेंट को भी बड़ा क्लोजली ट्रैक करते हैं, आप हमें ज़रा ये बताइए कि जिन वजहों से गोल्ड में तेज़ी आई, चाहे वो मंदी की आशंका हो या डॉलर का नीचे आना हो या ये खबर आना हो बीच बीच में कि फेड ब्याज दरों में बढ़ोतरी को रोक देगा, बेशक अब तक कोई आधिकारिक ऐलान हुआ नहीं है इसको लेकर, लेकिन इन सारे फैक्टर को गोल्ड के मार्केट ने डिस्काउंट किया है, तेज़ी आई है। अब आगे का सिनेरियो ये है कि मई में फेड की मीटिंग है और माना जा रहा है कि इसमें 25 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी हो सकती है, उसके बाद शायद पॉज बटन आ जाए फेड की तरफ से। क्या आगे के फंडामेंटल आपको उतने मजबूत दिख रहे हैं जितने इन लोगों को दिखे हैं? जी देखो मृत्युंजय, आपने बहुत सही बात की कि गोल्ड ने एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी फैक्टर इन कर ली है कि मार्केट में अगर आप कंसेंसस देखें कि यूएस रिसेशन की पॉसिबिलिटीज़ अभी 65% पे है। आप रेट हाइक को लेकर अगर एक्सपेक्टेशंस देखें तो मे की रेट हाइक ऑलमोस्ट 90% प्रोबेबिलिटी मार्केट में है ही, और उसके बाद पॉज की भी जो पॉसिबिलिटी है वो मार्केट ने ऑलमोस्ट कम्प्लीटली डिस्काउंट कर ली है। तो आई थिंक गोल्ड में जो ये तेज़ी हमें देखने मिल रही है वो उसने सब जो गोल्ड स्पेसिफिक गुड न्यूज़ है वो सब कुछ मार्केट ने ऑलमोस्ट 90% फिलहाल फैक्टर इन कर लिया है। तो आगे जाके ये ज़रूर हो सकता है कि जब रेट कट्स इवेंचुअली शुरू हो
हमें तो हमारा बेस केस तो ये है कि इस साल में तो रेट कट्स नहीं होंगे जबकि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, बट हमारा मेटल्स फोकस का ये व्यू है कि एटलीस्ट नेक्स्ट 6 महीने तक रेट कट्स नहीं आने वाली है। तो ये ज़रूर पॉसिबल है कि जब एक्चुअली वो फैक्ट हो तब गोल्ड में सेलिंग आए, क्योंकि हमने हिस्टोरिकली भी देखा है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें जब फेड की रेट सिर्फ 2.5% थी आज से 1 साल पहले, तभी डॉलर इंडेक्स ने 114 का हाई मारा था। अच्छा, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी तब ये फैक्टर कर लिया था कि ये रेट्स 4.5% शायद 5 से ऊपर भी जाएगी। तो मार्केट सब चीज़ 6 से 9 महीना पहले एक डिस्काउंट कर लेता है। रिसेशन की भी पॉसिबिलिटीज देखें तो रिसेशन नेक्स्ट 1 साल में एक्सपेक्टेड है। मार्केट ने पूरी प्राइसिंग अभी कर दी है कि यूएस में रिसेशन आएगा और रेट कट्स आएंगे। तो नहीं, जब मार्केट ने किसको प्राइसिंग की है? मंदी की आशंका को प्राइसिंग की है, या मार्केट ने ये मान लिया कि हम मंदी आएगी, उसका रिफ्लेक्शन हम प्राइस पे देख रहे हैं? तो आई थिंक अगर 65% प्रोबेबिलिटी बोले तो मार्केट ने ऑलमोस्ट ये प्राइसिंग कर लिया कि मंदी आने ही वाली है। अच्छा, तो मार्केट ने वो प्राइसिंग कर लिया और उसी प्राइसिंग करने के बाद ही मार्केट में ये एक्सपेक्टेशन है कि अब यहाँ से फेड की रेट्स में रेट हाइक के बाद फेड रेट नहीं बढ़ाएगा। अच्छा, और फिलहाल जो फेड फंड फ्यूचर्स है जो एक इंडिकेटर है आगे जाके फेड के रेट्स का, वो बता रहा है कि इस साल के एंड तक 2 रेट कट्स 25 बेसिस पॉइंट के हो सकते हैं। तो बेसिकली मार्केट ने पूरा रिसेशन का सिनेरियो है उसके बाद रेट कट्स होंगे ये प्राइसिंग कर लिया है। Okay. आई थिंक द सरप्राइज अब जो है वो नेगेटिव साइड पे है रादर देन पॉजिटिव साइड। अच्छा, ठीक है। अब गजल जरा आप हमें ये बताइए, चूंकि हर्षल कह रहे हैं कि जो सारे फैक्टर हैं पॉजिटिव उसको मार्केट ने डिस्कस, जो अभी हम रेट देख रहे हैं ये कह रहे हैं कि वो ये मंदी वाले रेट हैं, मतलब मार्केट ये मान के चल रहा है कि यूएस में मंदी आ गई है और उसका रिफ्लेक्शन मार्केट ने दिखाया है। लेकिन मैं अगर आपसे ये पूछूं कि अगर मान लीजिए जो मंदी की बात हो रही है इस वक्त, अगर मंदी नहीं आती है, पहली बात यूक्रेन और रूस, हालांकि उसका प्रीमियम मार्केट ने दिखा दिया ऑलरेडी, लेकिन फिर भी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाए युद्ध खत्म होने का, मंदी नहीं आती है और महंगाई को कम करने के लिए अगर एक आध बढ़ोतरी फेड की तरफ से मई के बाद और हो जाए या उसका इंडिकेशन मिल जाए, तब क्या एक बड़ा करेक्शन, बड़ी गिरावट हम देखेंगे गोल्ड में? मेरा मानना है कि मार्च के जो बैंकिंग क्राइसिस के बाद ये जो डायनामिक्स है ऑफ जहाँ फेड इन्फ्लेशन और ग्रोथ को मैनेज कर रहा था वो बहुत चेंज हो गई है, क्योंकि अब एक थर्ड एलिमेंट आ गया है फेड के रेडार में, वो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, राइट। इसीलिए जो रेट हाइक है ये 25 बेसिस पॉइंट जैसे कि हमने डिस्कस किया फैक्टर इन हो चुकी है, बट इसके बाद एनी मोर रेट हाइक्स आना will be negative for the market and that will really take a toll on gold. तब हम देखेंगे कि take a gold on risk assets and the risk sentiment, तब हम देखेंगे कि गोल्ड में थोड़ा और अपमूव आ सकता है। और अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो हम रियल मूवमेंट इन प्राइसेस तब देखेंगे जब एक रेट कट आएगा फेड से, जो कि हमारा मानना है इस साल के एंड तक आएगा। और अगर हम रिटर्न जनरेशन की बात साइड पे रखें, इतना अनसर्टेन ग्लोबल एनवायरनमेंट है, जैसे कि आपने रशिया यूक्रेन की भी बात की, 1 साल से ज़्यादा हो गया है, वो वॉर का कोई एंड नहीं दिख रहा है, चाइना ताइवान के टेंशन्स भी चल रहे हैं, तो ये सारे सरप्राइजेस भी हैं एंड उस हिसाब से रिस्क मिटिगेशन का जो रोल है गोल्ड जो प्ले करेगा वो रिटर्न जनरेशन के जितना ही इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में रेलिवेंट है इवन एट दीज प्राइस लेवल्स, ये मेरा मानना है। नहीं, रेलिवेंट है, लेकिन मैं अगर ये मान के चलूँ कि 20% या 15% से कम का रिटर्न मिलता है तो मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है, तो आप क्या कहेंगी, 15% रिटर्न के लिए रखें या उससे कम मिलने वाला है? जी, यहाँ पे फोकस जैसे कि मैंने कहा रिस्क मिटिगेशन पे भी होना चाहिए, क्योंकि अभी जो रिसेशन या स्लो डाउन आने वाला है, आईएमएफ ने भी वर्ल्ड ग्रोथ फोरकास्ट कम कर दिए हैं और रिस्क एसेट्स एक टोल लेंगे। अच्छा। जब वो वॉलेटिलिटी हम देखेंगे, दैट्स व्हेन गोल्ड जो आपका पोर्टफोलियो में है वो काम आएगा, बचाएगा आपको। गोल्ड तो हमेशा काम आता है, मतलब 2008 की मंदी में आप देख लीजिए, जब सब के सब धाराशायी हो गए थे, इक्विटी प्रॉपर्टी सब, 30% का रिटर्न 2008 की मंदी में गोल्ड में मिला था। अब जैन साहब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप ज्वेलर के बीच में रहते हैं, देखिए हम लोग क्या बात कर रहे हैं, एक अलग मुद्दा है कि भाई गोल्ड का प्राइस क्या होगा, लेकिन ज्वेलर कई बार ये होता है कि वो आगे की बात को भांप लेता है, उसके हिसाब से अपना स्टॉक रखता है या पोजीशन रखता है। तो ज्वेलर बिरादरी में इस वक्त प्राइस को लेकर क्या बातचीत हो रही है, कि मतलब मैं चाहता हूँ आप दिल से बताएं सर कि ज्वेलर लोग क्या सोच रहे हैं इस वक्त, कि गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा या घटेगा या रुका रहेगा? नहीं, प्राइस का जहाँ तक सवाल है,
सोना इतने हम भी जहाँ मैं बैठ के काम करता हूँ वो 1825 से हम काम कर रहे हैं, हमारे फादर के फोर फादर और वहां से लेके आज तक। तभी 1925 में का रेट 1925 से काम कर रहे हैं, तब का रेट 18 रुपये 75 पैसा तोला सोना था, जो आज 60,000 के पार चला गया है। अच्छा, तो मंदी जो सवाल है वो सर उस समय रुपया कहाँ था ये तो बताइए। हाँ, रुपये भी तो देखिए कहाँ था उस समय। मैं एग्री हूँ, लेकिन एक कैलकुलेट करे हाँ। तो मोटा कैलकुलेट करे तो तब से लेके अब तक 60,000 रुपये आया है। और लोगों ने देखा है कि भाई आने हर 5 सालों में तेजी मंदी आती है, लेकिन इस लास्ट 5 सालों की बात करें तो सोना गिरा नहीं है, सोना ऊपर ही चलता गया। और आने वाले साल में भी मैं समझता हूँ कि जो अब की बार जो इस बार रिटर्न है 20% का रिटर्न हम दे रहे हैं सोने के भाव से गत वर्ष से लेके इस वर्ष तक। अच्छा, तो वो जो है वही प्रैक्टिस चालू ही रहेगी और सोना कम से कम 10 से 12% के ऊपर ही तेजी जाएगी। 10 से 12% आप कह रहे हैं कि ईयरली गोल्ड में मिलता बिल्कुल। रहेगा, ठीक है। बिल्कुल। हाँ, तो ये बात मतलब ठीक है कि आप कह रहे हैं कि 10 से 12% का रिटर्न मिलेगा। लेकिन अब एक राउंड की चर्चा हमारी हुई कि फंडामेंटली गोल्ड का मार्केट कैसा लग रहा है, लेकिन अब चूंकि सब लोग तेजी की बात कर रहे हैं, कुछ लोग मंदी में भी हैं, अब मैं दूसरे सिनेरियो की बात करता हूँ। संयम जी, आपसे पूछता हूँ, बहुत ऑनेस्टली आपसे जानना चाहता हूँ। ठीक है, जो जिन वजहों से गोल्ड के दाम बढ़े वो सारी वजह थी मार्केट में, जिसने मार्केट के सेंटीमेंट को मजबूत किया, लेकिन बहुत सारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनके मन में ये भी सवाल है कि अक्षय तृतीया पर गोल्ड खरीदूं कि नहीं खरीदूं, क्या अगर कुछ दिन रुकूंगा तो 55,000 57,000 का भाव गोल्ड का मिलेगा, क्या ये कोई बड़ा करेक्शन, ठीक है फंडामेंटल ना भी हो मंदी के, लेकिन कोई बड़ा करेक्शन आने वाला नहीं है क्या 5-7 हज़ार रुपये का? देखिए, गोल्ड का जो अभी बेस है वो बेस अभी 58-59 के आसपास हो गया है। अच्छा। एक टाइम पर था जब भी गोल्ड 30,000 बेस बना, 35 बना, 42 बना। अभी जो गोल्ड का बेस है 58-59 के करीब आ गया है, $1940 के आसपास समझो। अगर उसके नीचे भी जाए तो रुपी थोड़ा वीक हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि किसी कस्टमर्स को भी रुकना चाहिए। अभी लास्ट ईयर जो था, जैसे हमारी लास्ट ईयर 22 टन के ऊपर का अक्षय तृतीया में व्यापार हुआ, इस बार 2-4 टन का कम होगा क्योंकि शादी का सीज़न अभी आगे जाके जून जुलाई में है। वो जो 4-5 टन है वो आगे महीनों में आकर हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर हम एज अ एंड कंज्यूमर के बारे में सोचे तो उनको ये बाइंग करने का एक करेक्ट टाइम है। इसके अंदर वो गलत नहीं हो सकते। अगर वो मैं बोलता हूँ 3-4 साल भी नहीं, लेकिन ये अक्षय तृतीया से भी अगले अक्षय तृतीया का देखा जाए तो भी जैसे सब हमारे बाकी पैनलिस्ट ने कहा कि 10-12% की तेजी उसमें मिलेगी। गोल्ड के अंदर वो गलत नहीं हो सकते हैं। अभी अगर टेम्पररी 1,000 रुपए की मंदी अगर आ भी जाती है तो वो उसके अंदर वो अपने कोई बेचने तो वाला नहीं है इमीडिएटली सोने को। और अगर 6 महीना साल का टाइम देखेंगे तो उनके अंदर उनको मुनाफा ही होगा, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के रूप में हो, चाहे घर के अंदर शादी के स्वरूप। मुनाफा तो होगा, लेकिन शादी में कैसे मुनाफा होगा? जेब ढीली हो रही है ना, किसी को गिफ्ट देना हो, बताइए 60,000 में तो 10 ग्राम का रिंग भी ठीक से नहीं आता, बताइए सर। अरे जून जुलाई तक कैसे गिफ्टिंग होगी? जून जुलाई तक अभी शादियों का जैसे फेस्टिवल आ रहा है, तो तब तक ऐसी कोई मंदी नहीं आएगी जिसके अंदर उनकी जेब को फायदा होगा। ये टाइम पर एक अच्छा टाइम है। अक्षय तृतीया के अंदर माना जाता है कि अभी खरीदेंगे तो आगे जाके शुभ होगा, ये सोना आगे लाके ग्रोथ लाएगा अपने घर के अंदर, परिवार के अंदर। दाम गोल्ड के आप लोगों ने इतने बढ़ा दिए हैं कि जैसे लैब ग्रोन डायमंड आ गया तो लैब ग्रोन गोल्ड भी आना चाहिए अब। अभी तभी काम चलेगा, इतना महंगा हो गया गोल्ड। ये गोल्ड अभी नेचुरल रिसोर्सेज से हमारा बन रहा है, इस वजह से बढ़ रहा है। ठीक बाकी सोर्सेज होगा तो मुश्किल हो जाएगी। राइट, ठीक है। अब लेकिन मेहता जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि देखिए, जो दर्शक हमें इस वक्त देख रहे हैं उनको जरा आप ये बताइए कि इस अक्षय तृतीया पर बहुत लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़न है कि 60 के भाव पर गोल्ड लूँ चाहे नहीं लूँ। ये बात जैसे अभी संयम जी ने कहा कि 57-58 का बेस बन चुका है, 60 के भाव में क्या रिस्क है लेना? क्या अगर मान लीजिए 60 के भाव में लिया, ऐसा तो नहीं कि 6 महीने बाद 55 का गोल्ड हो गया, रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या है अभी गोल्ड में बाइंग का? सर, जब आप किसी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, मेरे ख्याल से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं देखना। नहीं, उस पर आऊँगा सर, वो हमारा अभी 1 घंटे का शो है ना, तो मैं उस सेगमेंट में आऊँगा। लेकिन अभी तो मैं देखिए, अभी मैं सेंटीमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं लॉजिक की बात कर रहा हूँ। इसलिए मेरा पहला सवाल यही था कि मुहूर्त तो ठीक है, उसकी जगह तो लेना ही लेना है, टोकन बाइंग या बाकी, लेकिन दिल और दिमाग दोनों से काम लेना है ना सर? बिल्कुल। मेरे ख्याल से यदि आप दिमाग से भी काम ले तो मेरा मानना ऐसा है कि जिस तरह से सेंट्रल बैंक की पिछले कुछ हफ्तों में बाइंग हुई है, और सिर्फ हमारे देश में नहीं, वर्ल्ड के जितने भी देश हैं, हर देश अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग करने में लगा हुआ है। और मैंने आप ही के शो पे कई बार पहले कहा है कि डी डॉलराइजेशन अगले गोल्ड में तेजी का एक महत्वपूर्ण कारण बनेगा। और डी डॉलराइजेशन की वजह से हर कंट्री जब अपनी करेंसी में डील करती है तो उसे सोना खरीद कर अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। अच्छा, तो ये प्रोसेस, मतलब आप ये कह रहे हैं कि गोल्ड डॉलर को रिप्लेस करेगा?
मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर डॉलर को कोई रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन यदि मुझे अपनी कंट्री की रुपी वैल्यू बढ़ानी है तो रिजर्व बैंक को गोल्ड खरीदना पड़ेगा। यदि रशिया को अपने कंट्री की करेंसी की वैल्यू बढ़ानी है तो उसे भी गोल्ड खरीदना पड़ेगा, और चाइना भी यही कर रहा है। तो जब आप अपनी करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं, डॉलर को छोड़ के जब आप इंटरनेशनल ट्रेड में खुद की करेंसी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपकी करेंसी एक्सचेंज कौन करेगा अनलेस कि आपके पास में इतना रिजर्व हो। आज क्यों डॉलर इतना स्ट्रांग है? क्योंकि अमेरिका के पास 8,000 साढ़े 8,000 टन गोल्ड का रिजर्व है। ठीक है। भारत की करेंसी स्ट्रांग नहीं है क्योंकि हमारे पास सिर्फ 800 टन का गोल्ड का रिजर्व है। ओके। तो हमें ये जो एक बड़ा गैप है सब कंट्रियों को, वो गैप फिलअप होगा। अच्छा। तो इस एक्सटेंट तक तो फिलअप नहीं हो सकता, लेकिन डेफिनेटली ये डी डॉलराइजेशन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण बनेगा, बड़ा मुद्दा होगा। और इसी वजह से गोल्ड आपको इस अक्षय तृतीया पर भी खरीदना चाहिए। अच्छा ठीक है अजय जी, संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूँगा। ठीक है, अभी हमने हाल के दिनों में बहुत तेज़ रफ्तार गोल्ड की देखी, मतलब इतनी तेज़ रफ्तार कि शायद ही किसी ने ये कहा हो, एक आध दो लोगों को छोड़ दें, कि मार्च के महीने में ही गोल्ड 60 के ऊपर चला जाएगा, और आप देखिए कि 60-61 के भी ऊपर चला गया गोल्ड। इसकी कल्पना शायद किसी ने की नहीं थी। अब आप जरा बताइए कि ये रफ्तार धीमी होगी क्या सर? तेज़ी वाली बात आप लोगों की हमने मान ली, लेकिन स्पीड तो कम होनी चाहिए गोल्ड बढ़ने की। अब देखिए मृत्युंजय जी, जो एनवायरनमेंट बना हुआ है या जो गिवन कंडीशंस बने हुए वो एकाएक इतने सारे जो बने हैं, ज़्यादा करके हम देखते हैं कि रिसेशन है, इन्फ्लेशन है, डॉलर में हम कंटिन्यू गिरावट देख रहे हैं, तो ये जितने भी फैक्टर्स वो एक साथ आने की वजह से हमने ये जम देखा है। बट साथ में आप ये भी देखिए कि जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है, तो मुझे लगता है कि ये वॉलेटिलिटी कंटिन्यू 2023 में रहेगी, क्योंकि बाकी भी फैक्टर्स बने हुए हैं। हाँ, ये जरूर है कि 1500 पॉइंट की अगर गिरावट आ भी जाती है तो ये एक लेने का अच्छा मौका रहेगा, क्योंकि जो एनवायरनमेंट बने हैं, चाहे इन्फ्लेशन है, तो 1970 में आप देखोगे तो इन्फ्लेशन को कूल डाउन करने में 2 से 3 साल लग गए थे। अच्छा। तो ये जो सारे फैक्टर है वो हमें कंटिन्यू 1-1.5 साल तक, 2 साल तक कंटिन्यू हमारे साथ रहेंगे। नहीं, मैं तो I तो think डर इस बात का है। volatility ठीक है, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि 2-3 साल का वक्त लगा था 70 में इन्फ्लेशन काबू में आने में, लेकिन मैं तो उससे आगे की सोचता हूँ। गोल्ड को आप लोग लॉन्ग टर्म बोलते हैं ना, तो हर साल अगर 3 साल बाद भी महंगाई 2% पर आ गई यूएस की, तब क्या होगा गोल्ड का? एग्जैक्टली तो अगर महंगाई 2% पे आ गई तो बेसिक मार्केट में जो अभी एक सेंटिमेंट खराब है, आप देखो इक्विटीज़ भी परफॉर्म नहीं कर रही है, यूएस इक्विटीज़ भी नहीं परफॉर्म कर रही है। तो अगर इन्फ्लेशन 2% पे आ गया तो बेसिकली रिस्क सेंटिमेंट ही ओवरऑल मार्केट में इंप्रूव हो गया, और जब रिस्क सेंटिमेंट इंप्रूव हो गया तो आप देखेंगे कि जो इन्फ्लोज है वो टुवर्ड्स इक्विटीज जाते हैं, टुवर्ड्स रिस्कियर एसेट्स जाते हैं। तब गोल्ड में से इनफैक्ट आउटफ्लो होंगे। तो गोल्ड में जो इंस्टीट्यूशनल पैसा जो अभी इतना गया है एग्रेसिवली इन एंटिसिपेशन के ये सब अनसर्टेनिटीज की वजह से गोल्ड प्राइसेस ऊपर जाएंगी, तो इवेंचुअली जब वहाँ पे एक लेवल ऑफ हो जाएगा प्राइस, और जब रिस्क सेंटिमेंट इंप्रूव होगा तो हमेशा इन्वेस्टर जो होते हैं वो यील्डिंग एसेट्स में पैसा डालना प्रेफर करते हैं। गोल्ड पर से क्योंकि एक कमोडिटी है, वो कोई आपको यील्ड नहीं प्रेजेंट करता है, वो सिर्फ आपको प्राइस अप्रिसिएशन। राइट, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन अब गजल एक बात, सेंट्रल बैंक का जिक्र अभी बार बार हो रहा है इस चर्चा में कि सेंट्रल बैंक की बाइंग आ रही है, आगे भी आएगी। सेंट्रल बैंक गोल्ड प्राइस को बढ़ाने में कितना बड़ा रोल प्ले करेगा? तो सेंट्रल बैंक्स बहुत परचेजेस कर रहे हैं, जैसा मेहता जी ने बताया, रशिया, चाइना, इंडिया, टर्की, एंड उस पे फिजिकल डिमांड पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है एंड वो प्राइसेस के लिए अच्छा रहते हैं। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी कि जैसे आपने कहा कि यूएस में इन्फ्लेशन जब 2% पे आ जाएगा तब क्या होगा, पर वो इन्फ्लेशन नीचे आने के पहले जो इकोनॉमिक पेन इकोनॉमी को गो थ्रू करना पड़ेगा, उस समय के लिए ही जो वो इंटरिम पीरियड है आज से उस समय तक, तब गोल्ड की एक्चुअल वैल्यू या रेलेवेंस पोर्टफोलियो में हमें दिखेगी। ठीक बात है। और एट 60,000 लेवल्स मेरा ये व्यू था कि अभी जैसे हम देख रहे हैं कि एक लिमिट आ गया है फेड की रेट हाइक्स पे, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कंसर्न हो गया है। तो रेट हाइक्स अपनी इस लेवल पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ऑन द अदर हैंड हम देख रहे हैं यूएस में जो इन्फ्लेशन है वो बहुत स्टिकी हो रहा है। नॉमिनल इन्फ्लेशन 5% पे आ गया है, बट कोर इन्फ्लेशन थोड़ा स्टिकी है। तो इसे लोग ऐसा भी कंसिडर करें कि ग्लोबल इकोनॉमी एक स्टैगफ्लेशन लाइक सिनेरियो में चली जाएगी, एंड उस सिनेरियो में गोल्ड बहुत ही बेनिफिशियल और उसके प्राइसेस में एक सपोर्ट अपन को दिखेगा। इसलिए इस लेवल्स पे बाय करना ठीक रहेगा। और फिर भी हम ये कहते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर लेवल पे कोई लमसम परचेजेस इन्वेस्टर्स नहीं करें, वो स्टैगर करके अपने परचेजेस करें, क्योंकि जैसे कि हम देख रहे हैं शॉर्ट टर्म में बहुत ही वॉलेटिलिटी और रेंज बाउंड मूवमेंट है। राइट। अब जैन साहब ये बताइए, यहाँ तो ये बात हो रही है कि सेंट्रल बैंकों की बाइंग बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट की डिमांड बढ़ेगी, फिजिकल डिमांड बढ़ेगी क्या? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या इस भाव पर
फिजिकल डिमांड ठीक ठाक रहेगी, बढ़ेगी, या आपको लगता है कि लोग थोड़ा सहमेंगे? बिल्कुल, सब लोगों के दिमाग में एक ही बात है कि भाई तेजी है। अब हिंदुस्तान की बात करें, जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है कि गत 14 जनवरी से लेके आने वाले 14 जुलाई तक ये हमने मैसेज के थ्रू पढ़ा हुआ कि 60 लाख शादियां हिंदुस्तान में। आपने खुद ही देखा है मुहूर्त? हाँ, मैंने पढ़ा है, मतलब आपने? हाँ। आप तो सब देखते भी हैं ना हाँ, मुहूर्त? मैं देखता भी हूँ। अच्छा। लेकिन ये मैंने पढ़ा है कि 60 लाख शादियां होने वाली है। अच्छा। और उस पीरियड में 2.30 लाख करोड़ रुपीस का बिजनेस होगा। 60 लाख शादियां होंगी सर, ज्वेलर तो इन्वेटेड भी होंगे, दुकानें बंद भी तो रहेंगी नहीं? नहीं, कोई आप बंद खुद ही नहीं, हम कहीं जाएंगे और शादी खा के आ जाएंगे ना सर। तो ये सब फिगर जो आए हैं, ये एक प्रकार से तेजी का ही माहौल पैदा करते हैं। अच्छा। और बाकी तो सब कारण अलग अलग ठीक सब बात लोगों है। ने बताए हैं कि भाई किस तरह से सोना तेज जाएगा। डेफिनेटली ग्रेजुअली तेज जाएगा, लेकिन सोने की खरीदारी बिल्कुल करनी है। और अक्षय तृतीया है तेजी। बस दुनिया के हिंदुस्तान के जितने भी फेस्टिव सीजन आए हैं, वो इसीलिए बनाए हमारे बुजुर्गों ने कि कुछ लिया जाए, कुछ किया जाए। ठीक बात है। तो हम एक तो अच्छा चाहते हैं कि मौका ये है। सब नाम हम एक्सपोर्ट भी कर दें कि ये यूएस और यूरोप में भी लोग सोचें कि भाई अक्षय तृतीया तो गोल्ड खरीदें, है ना? चलिए ठीक है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। आप सब लोग कह रहे हैं कि गोल्ड में कमोबेश तेजी है, हालांकि कुछ राय अलग जरूर है, लेकिन फंडामेंटली आप लोग कह रहे हैं कि गोल्ड का मार्केट स्ट्रांग है। देखते हैं क्या होता है। ये तो बात होगी कि गोल्ड में आपको क्या इस अक्षय तृतीया में निवेश करना चाहिए, पैसा लगाना चाहिए। तो एक्सपर्ट जो मेजोरिटी है उनका ये मानना है कि आप गोल्ड में पैसा लगाएं, निवेश करें। बेशक आपको 30-40% का रिटर्न ना मिले ईयरली, लेकिन 10 से 15% का रिटर्न आपको मिल सकता है। ये तो एक पक्ष हो गया। अब दूसरा पक्ष है कि ठीक है, आप लोगों ने बोल दिया गोल्ड खरीदें, लेकिन गोल्ड खरीदें तो कैसे खरीदें? डिजिटल लें, फिजिकल लें? और अगर ज्वेलरी खरीदने आप जा रहे हैं तो आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? इस पर बात ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी हमारा खास शो जारी है और हम आपको बता रहे हैं कि इस अक्षय तृतीया पर आपकी प्लानिंग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की, और अगर आप ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं तो आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, आपकी एडवांस प्लानिंग हमारे 6 बड़े एक्सपर्ट आपको करा रहे हैं, ताकि आपको अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई कंफ्यूजन आपके अंदर ना रहे। अब हम सेकेंड दौर में आ रहे हैं और ये बात करने के लिए कि ठीक है, गोल्ड में तेज़ी है, ये हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि गोल्ड में आगे तेज़ी रहेगी, आपको पैसा लगाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इस अक्षय तृतीया पर। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर ज्वेलरी खरीदनी हो तो उसकी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए? तो चूँकि आप मेहरा जी ज्वेलर भी हैं और आप जेम्स एंड ज्वेलरी के चेयरमैन भी हैं, तो आपके बहुत सारे ज्वेलर मेंबर भी हैं। अगर मैं एक कस्टमर के तौर पे आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे अक्षय तृतीया के दिन ज्वेलरी खरीदने के लिए जाना है मार्केट में, मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, ज्वेलरी जब आप खरीदने जाते हैं, 2-3 तरीके की ज्वेलरी पहले मैं चालू करूंगा कि ज्वेलरी जो है, अगर मिलेनियल्स हैं, यंगस्टर्स हैं, तो लाइट वेट चेन, लाइट वेट ईयरिंग्स, राजकोट के छोटे ईयरिंग्स वो खरीद सकते हैं एज अ कस्टमर। और अगर कोई ब्राइडल, अगर कोई शादी आ रही है किसी की जून जुलाई के अंदर आसपास, तो 150 ग्राम से लेके 300 ग्राम के जो सेट्स हैं वो खरीद सकते हैं, जो पहले 30-35 हज़ार का भाव। जिसकी शादी उनको खरीदना चाहिए, जो गिफ्ट दे रहे हैं उनको नहीं, उनके माता पिता खरीदेंगे उनके लिए। और जब ज्वेलरी बाय करें तब हॉलमार्क देखें, सब HUID का जो मार्क आता है 6 मार्क्स, अच्छा। वो देख सकते हैं उसके अंदर। उसके BIS केयर के ऐप के अंदर आपको दिखेगा कि ज्वेलरी कौन सी डेट को बनी है, किसने बनाई है। अच्छा। और ये सब चीज़ें उसके अंदर रहेंगी, जिससे एक ईजीनेस और कस्टमर कॉन्फिडेंस भी इसके अंदर बढ़ेगा। उसके बाजू में 22 कैरेट, 14 कैरेट, 18 कैरेट जो भी कैरेट की ज्वेलरी आप खरीद रहे हैं, अच्छा, वो भी देख सकते हैं और गोल्ड रेट से मल्टीप्लाई करके वो ज्वेलरी आप खरीद सकते हैं। HUID में क्या क्या दिख जाएगा सर? HUID नंबर मतलब अगर मान लीजिए मैं ज्वेलरी खरीद रहा हूँ और 6 डिजिट का वो नंबर है HUID, तो चेक करने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? BIS केयर का जो ऐप है अभी, अच्छा, वो ऐप के अंदर आप वो 6 डिजिट का नंबर डालेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि वो ज्वेलरी की डेट की बनवाई और कहाँ से बनी है, वो दोनों चीज़ें आपको पता लग जाएंगी BIS केयर ऐप से। अच्छा, तो उससे एक कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, वो भी ये पता करके मैं करूँगा क्या? पता करके ये और ये कस्टमर कहाँ बनी है ज्वेलरी? अगर मान लीजिए किसी गलत जगह बनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मतलब ये तो गवर्नमेंट के जो हॉलमार्किंग सेंटर्स हैं उन्होंने हॉलमार्क की है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि वो सर्टिफाइड है, जो कैरेटेज उसके ऊपर लिखी है वही कैरेट एक्चुअल है ज्वेलरी की। तो ये कस्टमर कॉन्फिडेंस के बढ़ाने के लिए वो चीज़ है। हाँ ठीक है, एक तो HUID हो गया। जेंट्स साहब आप भी ज्वेलर हैं, इसलिए अब मैं आपके पास ही आता हूँ। तो एक तो HUID देखें, ये बता, इसके अलावा अगर मैं आपकी दुकान पर जाता हूँ या कोई कस्टमर किसी और ज्वेलर की दुकान पर जाता है,
इसके अलावा और क्या ध्यान रखना चाहिए ज्वेलरी खरीदते वक्त? बेसिकली हम शुरू करते हैं यहाँ से कि कस्टमर जो है वो ज्वेलरी उसी शॉप से लेता है जहाँ उसका विश्वास बना हुआ है, नंबर 1। चलिए, विश्वास वाला मामला बड़ा BIS subjective का है। जो हॉलमार्किंग का है ये एक एडिशनल पार्ट है। आज सदियों से सोना बिकता आ रहा है। सर, सदियों से बिक रहा है, यही तो बिल्कुल, बात मैं आपसे बिल्कुल कह रहा बिक रहा हूँ है। कि अब चूंकि हॉलमार्किंग को लेकर अभी बातचीत तेज हुई है और मैंडेटरी हुआ है, सबसे लेकिन पहला- वो विश्वास के नाम पे 12 कैरेट, 14 कैरेट, 16 कैरेट का गोल्ड चिपका कर ज्वेलर ने लोगों को बहुत लंबे वक्त तक नहीं, ये रखा है। पुराने जमाने में 22, 18, 22, 20, 22 केडीएम, 916 केडीएम ये सब चलता था। लेकिन अब BIS आने के बाद और अवेयरनेस आने के बाद आज हम भी चाहते हैं कि भाई ट्रांसपेरेंसी आवे, तो क्लियरिटी BIS ने सब क्लियर कर दिया पिक्चर। नहीं नहीं, ये तो ठीक है, आप कह रहे हैं कि BIS ने ये क्लियर कर दिया है पिक्चर, ये बात ठीक है। लेकिन मेहता जी, जो कि आप इब्जा के सेक्रेटरी हैं, आपके भी दूर दराज में बहुत सारे मेंबर हैं, ये ठीक है कि हॉलमार्किंग को लेकर अभी जागरूकता बढ़ी है, जो बात जैन साहब कह रहे हैं, बड़े शहरों में। लेकिन छोटे शहरों में दिक्कत अभी भी है सर, वहाँ लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। वहाँ जो छोटे ज्वेलर हैं वो अभी भी हॉलमार्क ज्वेलरी नहीं बेच रहे हैं, वहाँ अभी भी कॉन्फिडेंस की कमी है। मैं क्या खरीद रहा हूँ इसका मुझे यकीन नहीं है। नहीं मृत्युंजय जी, ऐसा नहीं है। अभी BIS ने एक आंकड़े जारी किए हैं और उनके मुताबिक देश में 92% ज्वेलरी जो है वो हॉलमार्क होकर HUID नंबर के साथ ही बिक रही है। तो इवन उन स्टेट्स में, वो उन जिलों में भी बिक रही है जहां पर कि इसको मैंडेटरी नहीं किया गया है, क्योंकि इसके जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो ज़्यादा करके कोयम्बतूर, बॉम्बे, अहमदाबाद, राजकोट और इस प्रकार की जगह पे जहाँ पे हॉलमार्किंग ऑलरेडी मैंडेटरी है। तो 92% ज्वेलरी का जो व्यापार है वो HUID द्वारा ही हो रहा है। 92%? बिल्कुल, और BIS की वेबसाइट पे ये आंकड़े बिल्कुल उपलब्ध है। अच्छा। और BIS ने अपने कई प्रेजेंटेशन में ये बात कही है और कस्टमर का कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा है। यदि आप देखें कि जब से HUID और हॉलमार्किंग मैंडेटरी हुआ है, ज्वेलरी का व्यापार बहुत बड़ा है। अभी यहाँ पे थोड़ी सी रुकावट आई है इसके प्राइस को लेकर, लेकिन प्राइस एक ऐसा फैक्टर होता है जब कस्टमर एक थोड़े दिन के लिए रुकता है और उसके बाद वो एक्सेप्ट कर लेता है उस प्राइसिंग को। अच्छा। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत है। और छोटे छोटे से हमारे पास तो बहुत इंफॉर्मेशन आती है, छोटे छोटे दूर दराज के इलाकों में कस्टमर अवेयरनेस है, वो जाकर कहता है कि मुझे HUID वाला ही माल चाहिए, मुझे HUID वाली। आप कह रहे हैं कि अवेयरनेस है, लेकिन मेरा जी, अगर ये अवेयरनेस है तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर मान लीजिए मैं किसी दूर दराज के इलाके में, गांव में अगर मैं ज्वेलरी खरीद रहा हूं और अगर वहां पे मुझे HUID ज्वेलरी मिल रही है या हॉलमार्क मिल रही है, तो क्या मैं यकीन कर लूं कि ये हॉलमार्क असली हॉलमार्क है? वहाँ उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है? ऐसा तो नहीं कि हॉलमार्क के नाम पर आपको एक और नकली हॉलमार्क चिपकाया जा रहा है? देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि हॉलमार्किंग जब ये आया भी था, जब ये HUID आया उसके पहले भी जब ये 4 मार्क का हॉलमार्क था, तभी भी अगर आप हॉलमार्किंग के अंदर BIS के अंदर देखेंगे तो 0.5% भी कंप्लेंट ज्वेलर्स के अगेंस्ट किसी कस्टमर की नहीं है। अच्छा। जो कस्टमर जाकर अपनी ज्वेलरी दूर दराज एरिया में भी खरीद के आता है और जब भी वहाँ पर वो रिटर्न देने जाते हैं अपने रिटेलर को, वो रिटेलर उसे पूरा उसके पैसे का भाव से भुगतान करता है, जिस वजह से पीढ़ी बाई पीढ़ी ज्वेलरी के और गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर कस्टमर कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। मेरा जिससे मैं सहमत नहीं हूं, HUID की बात करते हैं कि मैं ताज़ा एग्जांपल, एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने ज्वेलरी, आपने अच्छा याद दिलाया, वो भी सुन भी रहे होंगे, ज्वेलरी उन्होंने खरीदी कहीं पे किसी दूर दराज के इलाके में, और जब यहाँ पे आके तनिष्क के स्टोर पर वो गए तो उन्होंने वो चेक किया तो पता चला कि 17 कैरेट की ज्वेलरी है, वो उनको 22 कैरेट का कर दिया गया था। अभी कंप्लेंट करने नहीं जा रहे, ये अलग बात है। अभी आपने कोई कॉर्पोरेट का नाम लिया तो वो कुछ कॉर्पोरेट्स ऐसे भी हैं जो मार्केट से 15,000 20,000 रुपया ऊंचा रेट में माल बेचते हैं। नहीं, मैं अभी उसी ज्वेलर के पास जाएंगे आप ना, तो वो 2-3 हजार रुपया कम में जाके वो ज्वेलरी वापस भी खरीद लेते हैं। बड़े कॉर्पोरेट की बात कर रहा हूँ मैं, किसी का नाम अपने मुंह से नहीं लूंगा। अब वो यहाँ पर आके चेकिंग कर रहे हैं, वो बात एक सोच है, लेकिन वो दूर दराज के एरिया के अंदर वापस उसी ज्वेलर के पास जाए, 17 कैरेट की हो, 18 की हो, 19 की हो, मैं ये उसके बारे में कुछ कमेंट नहीं करता, लेकिन उस ज्वेलर को पूछो कि क्या वो उसे सस्ते रेट में वापस खरीदेगा, उसी अपनी ज्वेलरी को खोटा बताएगा? वो नहीं बताएगा, अपना ब्रांड वो खुद ही आगे बढ़ाएगा। वो नहीं बताएगा सर। लेकिन मान लीजिए कि अगर 100 लोगों को उन्होंने 17 कैरेट दे दिया गोल्ड, वापस बेचने कितने लोग आएंगे? 2 लोग 3 लोग आएंगे। तो अगर 2-3 को उन्होंने पूरा भाव दे भी दिया तो 97 के साथ तो चीटिंग हो गई ना। मैं ये पूछना चाह रहा हूं। अभी HUID के ऊपर अगर आप बात करें तो HUID अभी जिस तरीके से चल रही है और जिस तरीके से ऐप के ऊपर चल रही है, कोई भी एंड रिटेलर इसके अंदर नेगेटिविटी या कोई भी गलत काम या फेक हॉलमार्किंग का काम नहीं करा रहा है, और ये सही नहीं हो रहा है, मतलब वही आपसे तसल्ली करना चाह रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। ओके, ठीक है, तो नहीं हो रहा है। अब जैन साहब, एक सवाल आपसे और फिर मैं चर्चा को, अभी हम ज्वेलरी सेगमेंट की बात कर रहे हैं। एक तो ये हो गया सर, मेकिंग चार्ज में सर कितनी गुंजाइश होती है
बार्गेनिंग की? आप लोग बहुत कभी चार्जेस ज़्यादा हो जाते हैं। बेसिकली जो देखते हैं हम लोग, जैसे आज गोल्ड का भाव 60,000 का है, तो 600 रुपए से मजूरी चलती है। फिर उसमें जैसा जैसा काम बढ़ता है, कुंदन है, विलंदी है, स्टोन्स है, तो 600 से वेरिएशन 1000 तक होता है। अच्छा। कुछ ऐसे भी काम रहते हैं कि उससे 1000-1200 रुपए ग्राम की भी मजूरी लोगों को लगती है, पर ऑन एवरेज जो है 600 रुपए से कोई कम नहीं बेचता है। और 600 रुपए से ही मेंटली 600 में अगर कंज्यूमर को लेके समझ के, अगर 600 में मैं आपसे बोलूँ कि ठीक ठाक लगा लो, तो आप कितना कम कर देंगे उसमें? नहीं, मैं कुछ कम नहीं कर पाऊंगा। मैं पहले आपको 750 बोलूंगा तो 600 कर पाऊंगा। ये ईमानदारी वाली बात है कि पहले आपको बढ़ाकर बताया जाएगा तब कम किया जाएगा, है ना? आज का जो भाव है बस 10% का एवरेज है, वही हिसाब से मजूरी आगे 10%। जी ठीक है, 10% है, लेकिन जैसे कि अभी जैन साहब कह रहे हैं कि अगर आप बार्गेन करेंगे तो कुछ हो जाएगा उसमें, कुछ हो जाएगा ना सर? नहीं होगा सर, बिल्कुल नहीं होगा। अरे कमाल है, आप कह रहे हैं बिल्कुल नहीं होगा। हम कम कह रहे हैं कुछ बार्गेनिंग की गुंजाइश होती है थोड़ा बहुत। बाकी ज्वेलर भी कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत अगर आप चाहते हैं तो बार्गेन कर सकते हैं। डिपेंड करता है ज्वेलर टू ज्वेलर। ठीक है, एक बात तो ये ज्वेलरी की हो गई। अब दूसरा सवाल ये है कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट जब आप करने जाते हैं तो आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं। एक तो डिजिटल गोल्ड। अब डिजिटल गोल्ड, अजय जी आप ये बताइए कि डिजिटल गोल्ड अगर किसी को लेना हो अक्षय तृतीया पर, तो उनके पास कितने विकल्प हैं, कहाँ कहाँ ले सकते हैं वो? देखिए, जैसे मैं पहले भी कहा था कि गवर्नमेंट ने ये देखा है कि पहले हम लोग गोल्ड जो बाय करते हैं, एक सेंटिमेंटल बाइंग होती थी ज़्यादा, बट अब लोगों ने इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी गोल्ड लेना चालू कर दिया है। तो डेफिनेटली डिजिटल गोल्ड एक काफ़ी बड़ा टर्म हो जाता है, बिकॉज इसमें हम SGB जो आया वो वन ऑफ द उसके में अगर मैं ऐसे पूछूं, अभी मान लीजिए SGB तो ठीक है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, वो तो अभी सीरीज नहीं है, लेकिन मान लीजिए अगर किसी को ऑनलाइन खरीदना है SIP के थ्रू, मान लीजिए गोल्ड के रेट बहुत बढ़ गए हैं ना, अब अगर 1 ग्राम भी आप लेते हैं 6000 से ऊपर का भाव देना पड़ेगा आपको, और ऑनलाइन अगर आप लेते हैं SIP के जरिए तो वहाँ 500-1000 रुपए का भी गोल्ड ले सकते हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध है? बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा ETFs भी आ चुके हैं, प्लस डिजिटल गोल्ड के तौर पे भी जो सेबी रजिस्टर्ड कुछ वेबसाइट्स है जिनके थ्रू आप लेके चल सकते हैं। और जो मैं बता रहा था कि इन्वेस्टमेंट के तौर पे जो पहले हम मानते थे कि 8 से 9% का एक्सपोजर खाली गोल्ड में रहना चाहिए, वो चीज़ें चेंज हो चुकी है, क्योंकि जिस ढंग से गोल्ड के प्रॉपर्टी चेंज हुए, इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना और निकालना बहुत ज़्यादा सुगम हो चुका है। तो आई थिंक 15-16% तक भी लोगों का इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, और SIP के थ्रू भी गोल्ड में ले सकते हैं। जैसे हम पहले देखते थे म्यूचुअल फंड में खाली इक्विटीज के अंदर लोग SIP करते थे, बट लोग अब गोल्ड में भी SIP करने लग गए, ETFs में करने लग गए हैं, तो दोबारा आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। वैसे आपके पास देखिए, अगर आप इस अक्षय तृतीया पर आप ऑनलाइन गोल्ड, डिजिटल गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो आपके पास विकल्प हैं। बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं जहां पर आप जाकर SIP के जरिए गोल्ड ले सकते हैं, 500-1000 रुपये का गोल्ड खरीद सकते हैं। एक बार फिर आपका जब जमा हो जाए ठीक ठाक वहाँ पर अमाउंट, तब आप उसकी फिजिकल डिलीवरी भी ले सकते हैं। MMTC पैम्प है, ऑगमोंट गोल्ड है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर आप जाकर डिजिटल गोल्ड ले सकते हैं। लेकिन हर्षल, ग्लोबली क्या ट्रेंड है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का? लोग कहाँ लगाते हैं? ETF में लगाते हैं पैसा? आप तो ग्लोबल डेटा को देखते हैं, ग्लोबली क्या ट्रेंड है, कहाँ लगाते हैं, किस जरिए? आई थिंक ग्लोबली तो बहुत क्लियर डिमार्केशन है। अगर आप इन्वेस्टमेंट डिमांड की प्योरली बात करें तो ऑफकोर्स ETF मार्केट जो है दुनिया में बहुत बड़ा है ग्लोबली। SPDR ETF है, दुनिया का सबसे बड़ा ETF है। तो आई थिंक वेस्टर्न इन्वेस्टर्स जो है वो ETFs में काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं, बट बहुत सारे ऐसे मार्केट्स हैं, फॉर एग्जांपल US, जहाँ पे कॉइन और बार की डिमांड बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे लोग प्रेफर करते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स छोटे बार्स कॉइन्स बाय करने का। जर्मनी एक बहुत बड़ा मार्केट है इन्वेस्टमेंट के लिए, बोथ गोल्ड और सिल्वर। तो आई थिंक इंडिया में लेकिन शायद वो मार्केट्स इतने ज़्यादा डेवलप नहीं हुए हैं कंपेयर टू ज्वेलरी, क्योंकि इंडिया में ज्वेलरी ही पर से एक इन्वेस्टमेंट मोटिव से लोग बाय करते हैं कहीं ना कहीं कि मैंने ज्वेलरी बाय की है, लेकिन मुझे पता है कि ये एसेट ऐसा है जो मुझे एक लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगा, इमरजेंसी के टाइम पे मुझे वो लिक्विडिटी मिल जाएगी, मैं इसको ईजिली सेल कर सकता हूँ। तो आई थिंक वो इन्वेस्टमेंट मोटिव इंडिया में ज्वेलरी भी है, तो वो इंडिया में तो बहुत सारे इनफैक्ट ऑप्शन है लोगों के पास। तो डिपेंडिंग ऑन कि उनको किस मोटिव से वो बाय कर रहे हैं, उन्हें वो प्रोडक्ट चूज करना चाहिए। ओके, अब गजल आप ये बताइए कि ये तो ठीक है, हम ETF की बात कर रहे हैं, ETF और म्यूचुअल फंड, अगर दोनों में से एक को चुनना हो, इस अक्षय तृतीया पर ही प्लान करना हो कि हम एक इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन में जाएंगे, तो किसे चुनना चाहिए? तो जो गोल्ड म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो गोल्ड ETFs में ही इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा।
तो डिपेंडिंग ऑन आपकी क्या ज़रूरत है, जैसे कि गोल्ड ETF में आप, जैसे कि आपने मेंशन किया, सिर्फ आज के डेट में 52 या 53 रुपीज़ का भी सोना खरीद सकते हैं, विच इज़ 0.01 ग्राम। ETF में भी? ETF में अच्छा। एक यूनिट आज 52 रुपीज़ पे है, तो आप 52 रुपीज़ का भी सोना खरीद सकते हैं। ETF उन लोगों के लिए बेटर रहेगा जिनके पास एक डीमैट अकाउंट है, जो अच्छा। शेयर ट्रेडिंग करते हैं और जिनको बाय एंड सेल करना है गोल्ड में रेगुलरली, एक टैक्टिकल एलोकेशन के ETF हिसाब के लिए से। कोई अलग अकाउंट नहीं चाहिए, आपके डीमैट अकाउंट से ही हो जाएगा? जी बिल्कुल, आपके Okay. ब्रोकर के डीमैट लेकिन अकाउंट। डीमैट अकाउंट चाहिए उसके लिए? यस, ओके। क्योंकि ETF के जो यूनिट्स है शेयर्स की तरह एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं, अच्छा। एंड वहीं पे उनको आप बाय एंड सेल कर सकते हैं, जस्ट लाइक एनी अदर इक्विटी शेयर। और जैसे मान लीजिए आज मैंने ETF खरीदा गोल्ड का और कल बेचना चाहूँ बेच सकता हूँ? बिल्कुल, आप अगले मिनट भी बेच सकते हैं। Okay, सिर्फ शेयर इसलिए की तरह ही है, उसमें- बिल्कुल। हाँ बिल्कुल शेयर की तरह है, इतनी लिक्विडिटी होती है और बाय और सेल प्राइस में बहुत कम डिफरेंस होता है, स्प्रेड बहुत क्लोज टू मार्केट प्राइसेस ETF के यूनिट्स ट्रेड करते हैं। Okay. और गोल्ड म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए है जिनको अगर डीमैट अकाउंट नहीं है या नहीं खोलना है और जो प्रेफर करते हैं म्यूचुअल फंड रूट इन्वेस्ट करने का, जिसमें एक तो आप SIP भी कर सकते हैं, जैसे कि आपने कहा 500 रुपीज़ पर मंथ एक स्टैगर्ड वे में आप गोल्ड अपना परचेज कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो डिपेंडिंग ऑन इन्वेस्टर्स प्रेफरेंसेस, दोनों ये इंस्ट्रूमेंट्स फाइनेंशियल वे में इन्वेस्ट करने के लिए अवेलेबल है। अच्छा ठीक है। ETF का ये म्यूचुअल फंड कैसे लेना, अगर लेना हो तो कैसे ले सकते हैं? नॉर्मल जैसे आप म्यूचुअल फंड एक फोलियो खोलना पड़ता है, अच्छा। एंड फिर आप ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके या अपने एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू म्यूचुअल फंड यूनिट खरीद सकते हैं लॉक इन पीरियड डायरेक्टली होता फ्रॉम द है? फंड। कोई लॉक इन पीरियड होता है म्यूचुअल? नहीं, गोल्ड ETFs और गोल्ड म्यूचुअल फंड में कोई कोई lock-in लॉक इन पीरियड नहीं है। कुछ नहीं होता? नहीं। टैक्सेशन? टैक्सेशन उसका है कि मार्जिनल टैक्स रेट्स पे सेल टैक्स लगेगा ऑन कैपिटल गेन्स। ओके, तो ये गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के तरीके हो गए, जैसे आप ETF ले सकते हैं, म्यूचुअल फंड के जरिए जा सकते हैं, डिजिटल गोल्ड जैसा कि अभी हमने आपको बताया उसके जरिए आप गोल्ड ले सकते हैं, ज्वेलरी के बारे में हमने बात कर ली। अब एक बड़ा सवाल है फिजिकल गोल्ड को लेकर के। मेरा जी आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। क्वाइन की बिक्री बहुत होती है, अक्षय तृतीया पर भी, धनतेरस पर भी। सर क्वाइन के बारे में कुछ डिटेल बताइए कि क्वाइन कैसे लिया जाए, कैसे पहचाना जाए कि ये प्योर क्वाइन है, या उसको लेकर कुछ और डिटेल जानकारी अगर आप दे पाए। देखिए जितने कस्टमर्स हैं वो सारे 1 ग्राम के सिक्के, 2 ग्राम, 8 ग्राम, 10 ग्राम ऐसे सिक्के सब खरीदते हैं। उसके पीछे अभी आने वाले टाइम के अंदर गोल्ड के सिक्कों के ऊपर भी हॉल मार्किंग का सिस्टम आ गया है। लेकिन आज भी आप अगर सिक्के खरीदेंगे तो अगर कोई ब्रांडेड सिक्का खरीदना है स्विस का या कोई और चीज़ का तो वो भी आप देख सकते हैं, वरना अपने ज्वेलर का भी अगर जिससे आप खरीद रहे हैं वो भी अपने सबका एक सिस्टम बन गया है सिंगल स्टोर्स का और कॉर्पोरेट्स का भी, कि वो अपने नाम के सिक्के बनाते नाम हैं के सिक्के और बनाते अपने नाम के सिक्के बनाकर उनके कस्टमर नाम को का देते सिक्का हैं। चलता है। हाँ तो अभी नाम का सिक्का तो कस्टमर कॉन्फिडेंस उससे बढ़ता है। और ऐसा हो गया अभी कि मल्टी स्टोर्स के और नॉर्मल 1-2 जो एरिया के अंदर 3 स्टोर्स हैं, 2 स्टोर्स हैं, 1 स्टोर है, अगर वो सिक्का किसी अपने रिलेटिव को गिफ्ट दिया जाए या अपने घर में गिफ्ट दिया जाए तो आने वाले सालों के अंदर अगर उसको बेचने का टाइम आता है तो उन्हीं को वापस दिया जाए। लेकिन सिक्कों के अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाता है, नाम पीछे लिखा हो तो कि भाई दूसरे के पास जाएंगे तो भी ब्रांड चलता है जिनका। दूसरा वाला कम बता देगा? नहीं ऐसा नहीं है, सेम रेट्स के अंदर ही सेम अच्छा। रेट्स। सिक्कों के अंदर एक ये चीज है कि सेम रेट जो मार्केट रेट्स हैं उसके अंदर मान लो 200-300 रुपए के ऊपर नीचे के अंदर ट्रेडिंग हो जाती है जो नेग्लिजिबल है। अच्छा। एक मजदूरी के तौर के अंदर वो डीलिंग एक व्यापारी कर ग्राम लेता से लेके है। अवेलेबल है क्वाइन? 1 ग्राम से लेकर अच्छा, अवेलेबल इसमें हॉल मार्किंग वाला कोई मामला नहीं? हॉल मार्किंग 1 जुलाई से इसमें आएंगे, इसके ऊपर एक पूरा अलग तरीके से वापस आपसे के साथ बैठ उसकी के अलग बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे ठीक। उस तो टाइम सर, जब आप कह रहे हैं कि जब ये कह रहे हैं, मेहता जी से मैं पूछता हूँ कि जब क्वाइन में संयम जी कह रहे हैं कि कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है, ट्रस्ट, तो वहाँ पे हॉल मार्किंग क्यों आ रहा है जुलाई से? कॉइन में? नहीं, मैं आपको इसके पहले मैं आपको और भी बता दूं कि कॉइन आप भारत सरकार खुद भी कॉइन बनाती है। आप इंडिया गवर्नमेंट मिंट का कॉइन खरीद सकते हैं और वो IBJ के रेट पर ही कॉइन बेचते हैं। उनके साथ में उनको IBJ का रेट ही लगा के कॉइन बेचना आप थोड़ा रेट कम करवा दीजिए ना सर, तो नहीं उसका देखिए हम लोग पिछले 93-94 साल से भारत सरकार को रेट दे रहे हैं और उसका एक बहुत ही ऑथेंटिक मेथड है। मेहता जी को आप देख लीजिए, जो आप 60-61 हज़ार का रेट देख रहे हैं, इन्हीं का दिया हुआ रेट होता है। इनके हाथ में सब कुछ है ना? हाँ
तो जो कॉइन में ऑलरेडी 44 रिफाइनरी भारत में ऐसी है जो BIS में रजिस्टर्ड हैं। उसमें से कई रिफाइनरियां कमोडिटी एक्सचेंज पर भी गोल्ड को डिलीवर करती हैं। तो आप जो भी ये 44 रिफाइनरी हैं जो BIS में रजिस्टर्ड हैं, आप BIS की वेबसाइट से देख लीजिए और उनके कॉइन आप बेशक खरीदिए, उसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आएगी। उसमें आपको दे आर ऑल BIS अप्रूव्ड और रजिस्टर्ड रिफाइनर के द्वारा कॉइन बने हुए हैं, तो वहाँ पे आपको कोई प्योरिटी की कोई शंका नहीं। अच्छा, क्वाइन के अलावा और क्या ले सकते हैं जैन साहब? मान एक तो ज्वेलरी हो गई, आपने बता दिया, एक तो क्वाइन, इसके अलावा और क्या ले सकते हैं कलेक्शन? गोल्ड में तो दो ही चीजें हैं, या तो आप कॉइन लीजिए या ज्वेलरी लीजिए। पहले लोगों को विश्वास नहीं था तो इसके लिए कॉइन लेते थे, अब BIS की वजह से लोगों में विश्वास बढ़ गया है, ज्वेलरी तो कस्टमर ज्वेलरी लेता है। अच्छा, ये दो ही ऑप्शन है। अच्छा, 10,000 के रेंज में कुछ लेना हो तो 5 से 10,000 के रेंज? कॉइन ले सकते हैं ना, उसका 1 ग्राम ले लीजिए, 5,000 हो गया, दूसरा 1 ग्राम ले लीजिए, आई मीन 6,000 हो गया, 12,000 हो गया। छोटे छोटे सिक्के भी आते हैं, ग्राम मिलीग्राम्स के सिक्के भी आते हैं। 10,000 के नीचे, 10,000 के आसपास की ज्वेलरी में क्या क्या मिल जाएगा अभी इस रेंज? कॉइन्स मिलेंगे ना, ज्वेलरी में भी मिलेंगी चीजें आपको, चेन मिल जाएगी, रिंग मिल जाएगी। अच्छा, कोई भी सब मिल जाएगी, कोई भी आइटम मिल जाएगी, कोई आइटम मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगी। ओके। अभी क्योंकि स्मॉल स्केल, अभी जो कस्टमर्स गत वर्षों से आ रहे हैं, अभी ट्रेंड सोना बढ़ने से लोगों के माइंड में आ गया कि लाइट वेट ज्वेलरी बांटी जाए, तो अपने हमारे स्टॉक में लाइट वेट ज्वेलरी का भराव किया हुआ है। ओके, ठीक है। तो मतलब गोल्ड क्वाइन, गोल्ड ज्वेलरी और बाकी डिजिटल जो हमने बात की कि आप कैसे कैसे गोल्ड में पैसा लगा सकते हैं। अब चूंकि आखिरी राउंड है और आपके मन में ये सवाल होगा कि ये बात तो सारी बातें ठीक है, लेकिन अगले अक्षय तृतीया तक गोल्ड का प्राइस क्या होगा, ये आपके मन में सवाल होगा। उसका जवाब अभी हम लेंगे आखिरी राउंड में। रैपिड फायर राउंड हम शुरू करते हैं। मेरा जी, आपसे शुरुआत। अगले अक्षय तृतीया पर जब आपसे हमारी मुलाकात होगी, किस प्राइस पर हम बात कर रहे होंगे? देखिए, जब हम मिले थे मिथुन जी कुछ दिनों पहले, हमने कहा था 66 और 68 के आसपास गोल्ड के रेट्स अगले साल तक दिखेंगे, लेकिन अभी ऐसा भी हो सकता है जिस तरीके से इंटरनेशनल सिनारियो चल रहा है, डी-डॉलराइजेशन चल रहा है, वॉर के सिनारियो बन रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, रिसेशन, अनरेस्ट के सिस्टम्स चल रहे हैं, उस हिसाब से मुझे लगता है कि 10% का नहीं, लेकिन इसको टारगेट को 15% भी आगे करके हम 66, 68 से 70 और 72 के आसपास भी, 70,000 से ऊपर के ऊपर भी देखा जा सकता है अगले गोल्ड का रेट। चलिए, अगले अक्षय तृतीया तक 70,000 से ऊपर का टारगेट संयम जी का है। आपका? मेरे हिसाब से सबसे पहला इसमें एक 63,000 का रेजिस्टेंस है। यदि ये 63,000 क्रॉस करेगा तो पक्का आपको, मुझे ऐसा लगता है कि अगले अक्षय तृतीया पर हमें 67,800। सोच समझ के बोलिए, बुलाऊंगा फिर अगले अक्षय तृतीया पर। बिल्कुल बुलाइए। और मैंने हमेशा अपने आप को प्रूव किया है। ठीक बात है, बिल्कुल। हाँ, मैंने कहा था कि मार्च तक आपको 60,000, ये मेहता जी ने बात बिल्कुल कहा था, और 60,000 रुपया गोल्ड हो कहा था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अजय जी, आपका टारगेट? बिल्कुल, मुझे लगता है जो करंट फैक्टर्स है वो सपोर्टिंग ही है। अगले अक्षय तृतीया तक मुझे लगता है कि कंजर्वेटिवली हम 68 देखेंगे, बट डेफिनेटली फैक्टर्स अगर और एक्स्ट्रापोलेट होते हैं तो 70 भी दिखा सकता है, बट कंजर्वेटिवली मुझे लगता है 68,000 है जो अगले अक्षय तृतीया तक। 68 आपका टारगेट। हर्षल? अभी जबकि मैंने पीला पहना हुआ है, लेकिन मैं प्रो गोल्ड फिलहाल इस प्राइस पे पीला पहन के आप नेगेटिव नहीं बोल सकते। नहीं तो क्योंकि हम रूपी प्राइस फोकस नहीं करते, बट हमारी जो डॉलर प्राइस फोकस है उसके अगर मैं कंपेयर करूं तो हमारे हिसाब से नेक्स्ट 1 साल में एनीवेयर बिटवीन 52 से 55,000 के बीच में गोल्ड होगा। आपको बहुत दुआएं मिलेंगी, मतलब 52 से 55,000 लोगों को सुन के कितना सुकून मिल रहा होगा कि 52 से 55 के भाव पे भी गोल्ड मिलेगा। मतलब जिनको लेना है, जिन्होंने ले लिया ऑब्वियस है वो चाहेंगे कि ना आए ये भाव। गजल, आपका टारगेट? क्योंकि मार्केट इतना डायनामिक है और अनसर्टन है, प्राइस टारगेट देना मैं उचित नहीं समझूंगी, लेकिन फंडामेंटल्स जैसे कि हमने डिस्कस किया बहुत कंस्ट्रक्टिव लग रहे हैं। और हिस्टोरिकली अगर देखा जाए, यहाँ से महंगा या सस्ता? डोमेस्टिक गोल्ड प्राइसेस ने हिस्टोरिकली ओवर द लास्ट 30 इयर्स 10% के आसपास रिटर्न दिए हैं, तो वो टाइप का एक एक्सपेक्टेशन रखना 10% रीजनेबल रहेगा। हो गया, 66,000 आपका हो ही गया। आपने फिगर नहीं बताया, परसेंटेज हमने निकाल लिया। मैथ अच्छा है मेरा, है ना? जैन साहब? बिल्कुल 10% है और 66 से 68,000 के बीच में रहेगा। मतलब 66 से 67 हो सकता है, 68 हो सकता है। अच्छा, ठीक है। तो मतलब नीचे में 66, ऊपर में 70, नीचे में 55 इनफैक्ट हर्षल का अगर हम देखें, लेकिन मेजोरिटी ये है कि 66 से 70 का लेवल आपको अगले अक्षय तृतीया तक गोल्ड में दिख जाएगा। सब लोग तेजी में है, फंडामेंटली मार्केट को मजबूत बताया जा रहा है, लेकिन एक करेक्शन भी आ सकता है, जैसा कि इस पैनल में भी हमने चर्चा की है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप गोल्ड खरीदने जाएं
तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ये बहुत ही डिटेल में हमारे एक्सपर्ट ने आपको समझाया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस चर्चा को सुनने के बाद आपके मन में ना तो गोल्ड के इन्वेस्टमेंट को लेकर, ना तो गोल्ड के प्राइस को लेकर, और ना ही गोल्ड खरीदने को लेकर कोई कंफ्यूजन बचा होगा। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेहरा जी आपका, मेहता जी आपका, अजय जी आपका, हर्षल आपका, गज़ल आपका और जैन साहब आपका इस खास चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए और डिटेल में हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि गोल्डन शॉपिंग की गोल्डन प्लानिंग किस तरह से होनी चाहिए। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।